गाइस वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है इंडेक्स क्लासेस। एंड शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ये हमारा पहला ही क्लास होने वाला है। तो हमारा जो पहला वीडियो है वो होने वाला है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी क्या हालत थी 1947 के टाइम पे जब ब्रिटिश लीव करके गए इंडिया को, तो आप स्वयं जानेंगे कि वो इतनी तो अच्छी नहीं रही होगी। आपके मन में पहला ही थॉट आया होगा, या फिर आपके मन में वो भी बात आई होगी कि सोने की चिड़िया हम पहले कहा करते थे, है ना। तो वैसा कुछ आया होगा। तो आज इसका भी आंसर दे देंगे, पहले अगर सोने की चिड़िया थी तो फिर अब क्यों नहीं कहते उसको। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि ब्रिटेन हमसे चाहता क्या था, है ना। क्योंकि क्या चाह रहा था ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो हमसे क्या चाह रही थी। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वो हमसे प्रॉफिट चाह रही थी, है ना। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री है जो किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाता है अपना, है ना, वो उस कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही आता है, उस कंट्री को बनाने के लिए नहीं आता है। सिंपल सी बात है। कोई कंट्री कितना भी कह ले कि अरे हमने आप पे राज किया, हमने आपको रेलवे दे दी, टेलीग्राफ दे दिया, पोस्ट दे दिया, सब कहने की बात है पहली बार, ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज़ दी है ना तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए दी होगी। अब मैं इसको बहुत ही एक्सट्रीम वे में या फिर हार्श वे में नहीं लेना चाहूँगा, बट कहीं ना कहीं ये ट्रुथ होता है। और इंडिया के केस में तो कहीं ना कहीं ये है, ये ट्रुथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं और इस बात से कि क्या ब्रिटेन ने कोई अटैम्प्ट किया इस बात का पता करने के लिए कि नेशनल इनकम क्या थी उस टाइम या पर कैपिटा इनकम क्या थी। तो नहीं किया, है ना। कुछ इंडियंस ही थे जिन्होंने अटैम्प्ट किया इस बात को पता लगाने की इंडियन इनकम क्या थी। जैसे दादा भाई नरोजी थे, विलियम दिग्वी थे, फिनले शिराज थे, है ना, या आर.सी. देसाई उन्होंने करी। लेकिन इनमें एक सिग्निफिकेंट इंसान था जिसका नाम था V.K.R.V. राव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनका नाम, V.K.R.V. राव। ये जो थे इनका सिग्निफिकेंट माना जाता है कि इन्होंने वर्क किया और काफ़ी अच्छा काम किया पर कैपिटा इनकम को नापने के लिए, है ना। काफ़ी कम रही होगी पर कैपिटा इनकम, क्यों कम रही इसका भी हम रीज़न आज जानेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका रीज़न जानेंगे, वन बाई वन हम लोग उनको देखते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक बहुत ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपके मन में कि हम लोग किस तरीके जाएंगे। हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में या फिर जो भी सेक्टर्स हैं, है ना, या सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इनकी बात कर लेंगे हम लोग शुरुआत में, है ना। क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसकी बात कर लेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग बात कर लेंगे फॉरेन ट्रेड का क्या रहा, या ओवरऑल डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी वहाँ पर इंडिया की उस टाइम पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, है ना। एंड देन एक कंक्लूजन निकाल के इस वीडियो का एंड कर देते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया बट आई होप इससे थोड़ा थोड़ा आपको क्लियरिटी मिली होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग एग्रीकल्चर से, है ना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था। तो इंडिया के काफ़ी सारे लोग जो थे वो उस टाइम पर एग्रीकल्चर में थे। अबाउट अगर हम लोग एक सिग्निफिकेंट डाटा की बात करें तो 85% ऑफ पॉपुलेशन उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। अच्छा, ऐसा क्यों था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले तो गरीब कंट्री जो होगी ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग के तो साधन नहीं होंगे, सर्विस सेक्टर होगा नहीं उस टाइम पर, है ना। तो इसलिए निश्चित सी बात है वो अपना पेट पालने के लिए एग्रीकल्चर की साइड होंगे। एक और भी रीज़न था, वो दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटेन जब आया यहाँ पर, है ना, तो उसने क्या किया, इंडिया से बोला कि आप जो रॉ मटेरियल है ना वो हमको दो, मतलब ब्रिटेन को दो रॉ मटेरियल, है ना। अब ब्रिटेन वाले क्या करते थे, इंडिया से चीप दामों पे, चीप मतलब सस्ते रेट पर ले लेते थे रॉ मटेरियल, है ना। और वही उसी रॉ मटेरियल से बना के, स्पेसिफिक लेंगे तो कॉटन और जूट से बना के जो क्लॉथ्स हुआ करते थे या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हुआ करते थे वो इंडिया को ही बेच दिया करते थे, है ना। अब उससे क्या हुआ, इससे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हुई। इससे वो सिग्निफिकेंट चीज़ क्या हुई कि जो अभी तक जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है ना, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, वो उनका डिक्लाइन आना चालू हो गया इंडिया में। अच्छा, ऐसा क्यों था आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। एक कपड़ा है, ठीक है, ये इंडिया बनना है, ये ब्रिटेन में बनना है, ठीक है। अब इंडिया में ये कपड़ा बनना है हाथों से, ठीक है, हैंडमेड। अब सिंपल सी बात है, अगर ये हैंडमेड है तो इसकी कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपये रही होगी, है ना, क्योंकि हाथों से बना रहे हैं। अब हाथों से बनाने में टाइम भी जाता है और मेहनत भी ज़्यादा जाती है ना। एट द सेम टाइम
जो ब्रिटेन के लोग थे ना, ब्रिटेन की कंपनियाँ थी, वो क्या करती थी, वो मशीन से बनाया करती थी, तो उसकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं आती थी या फिर उतना टाइम ही नहीं लगता था बनाने में, तो वो चीप दाम में बेच सकते थे, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने यही सेम शर्ट दिखने में वो बेचनी चालू कर दी 10 रुपये की। तो आप खुद सोच के देखिए, एक चीज़ 50 की मिल रही हो, एक चीज़ 10 की मिल रही हो, चाहे वो कितना ही स्वदेशी हो या फिर देश के लिए हो, है ना। आप एक ना एक बार अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, तो लोगों ने ये वाली चीज़ खरीदनी चालू कर दी, मतलब सस्ते दामों वाली या फैक्ट्री से मेड वाली चालू कर दी। अच्छा, उससे क्या हुआ, उससे अभी जो मैन्युफैक्चरर्स थे, है ना, ये जो मैन्युफैक्चर थे, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया के, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो थे इंडिया के, अब उनका तो डिक्लाइन आना चालू हो गया ना। अब बेचारे रो रहे हैं, है ना, ये बेचारे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, अब काम ही नहीं है, तो फिर अब ये क्या करेंगे। अब ये लोग इस शर्ट को नहीं बनाएंगे, इस शर्ट को नहीं बनाएंगे, अब ये लोग जाएंगे खेती बाड़ी करने, है ना। अब ये लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करने जाएंगे। अब इससे क्या होता है, जब ये लोग खेती बाड़ी करने पहुँचते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए, अब एक लैंड एरिया है ना, उस पर पहले काम करते थे दो दो लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से भी एक इंसान आया, यहाँ से भी एक इंसान आया, ठीक है। अब ये लोग भी इधर ही इसी लैंड पे काम करेंगे। अब क्या हो गया, इक्वल्स टू 4 लोग, ठीक है, 2 और 2 4 लोग है, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए, क्या इस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। क्या इससे आप ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर पाओगे, अच्छा प्रोड्यूस तो सेम ही हो गया है ना, तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे ना, ना ग्रोथ होगी, ऊपर से हम इस लैंड को डिग्रेड ही करते जाएंगे। क्यों डिग्रेड करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। एक तो ये चीज़ें होंगी एग्रीकल्चर के साथ, है ना। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर में क्यों इतने सारे लोग थे और क्यों बहुत सारे लोग बढ़ गए, है ना। और गरीब कंट्री थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि नई नई कंट्री या गरीब कंट्री में ये दिक्कतें आती भी है। लेकिन क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से ही इतना खराब था, तो नहीं था। एक फ्रेश ट्रैवलर थे जिनका नाम था वर्नियर, जिनका नाम था वर्नियर वर्नियर आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जो अपनी जो ब्लॉग था, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग था, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि, ये मैं प्रॉपर वही कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने लिखा था, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल इन 2 विजिट्स इंक्लाइज मी टू बिलीव दैट इट इज़ रिचर देन इजिप्ट। उन्होंने कहा है कि ये इजिप्ट से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर में रिस्क था। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है कॉटन की, सिल्क की, राइस की, शुगर की, बटर की, है ना। ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर वीट, वेजिटेबल्स, गेन, फ्रॉज, डक्स एंड गीस, ये भी चीज़ें हैं ना। यहाँ पिग से लेके शिप्स तक एंड गोट्स तक सब कुछ है। यहाँ पर देखा जाए तो फिशरीज़ का भी प्रोफेशन है, एट द सेम टाइम जो वेजिटेरियन सेक्टर है, मीट प्रोडक्शन सेक्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है। यहाँ पर राजमहल से लेके बाइजन एजेस की गंगास तक इमेंस लेबर एंड जो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये सारी बातें बर्नियर ने अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग में लिखा था, ट्रैवल ब्लॉग में, है ना, कि ये स्थिति है। अब ब्रिटिशर्स को कहाँ अच्छा लगेगा भाई, है ना। तो ब्रिटिशर्स को लूटना चालू करते हैं। कैसे लूटते हैं, पहले तो जैसा कि मैंने बोला ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे ही, है ना। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम चालू किया, जमींदारी सिस्टम चालू किया। उसमें क्या होता था कि ऐसे एक कल्टीवेटर है ना, कल्टीवेटर जो लैंड को कल्टीवेट करता है, तो वो क्या करता था, उनके लिए एक ज़मींदार रखा, ज़मींदार कोई कल्टीवेटर इसकी ज़मीन पे मान लो काम कर रहा है ना, तो फिर ये इसको टैक्स देता था। अब ज़मींदार इनके लिए थोड़ी ना कुछ कर रहा है, ना वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे रहा है, ना फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह दे रहा है, ना कोई सीड्स दे रहा है ना। ये आ जाता था वसूलना क्या, टैक्स, है ना, कि भाई हमको टैक्स दो। अब आप खुद एक बार सोच के देखिए, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो टैक्स कहाँ से देगा एक इंसान, है ना। वो देने के लिए होता नहीं था। तो एक तो इस चीज़ से ना कल्टीवेटर्स को मतलब बहुत डिमोटिवेट होते थे और बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी इन ज़मींदार की। तो ये ज़मींदारी सिस्टम तो गलत था भाई, अगर देखा जाए तो, है ना। फिर सेकेंड चीज़ क्या हुई, अब फ़ायदा हो नहीं रहा है एग्रीकल्चर में, अपना भी पेट भर नहीं पा रहे हैं, बेचने की तो बात अलग से। तो फिर बहुत सारे लोग जो थे ना, वो नॉर्मल एग्रीकल्चर से या फिर सफिशिएंसी एग्रीकल्चर से पहुंच जाते हैं कैश क्रॉप्स की तरफ। कैश क्रॉप्स जैसे वही जो कमर्शियल यूज़ होते हैं, जैसे रबड़ वगैरह हो गया ना, है ना, गन्ना वन्ना हो गया, इन चीज़ों की तरफ हो जाते हैं। क्यों, पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत थी, आप समझ ही सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडियन सेक्टर, ज़रा उस स्लाइड पे जाए, सॉरी अभी स्लाइड्स थोड़ी सी ऐसी ही मिलेंगी,
क्योंकि हमारा शुरुआती वीडियो है ना। तो अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। वही मैंने आपको बताया, जब जो मिनी या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जब वो बंद हो गई, तो फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ना उसकी बुरी हालत हो गई थी। अब सीन क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था ना वो पहले तो इंडिया में इतना फ्लरिश ही नहीं हुआ था, ठीक है। जब ब्रिटेन आई तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादातर ब्रिटेन हैंडल करती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जो कॉटन है और जूट है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है ना। तो कॉटन की जो फैक्ट्रीज थी वो आप देखेंगे शुरुआत के दिनों में वेस्टर्न पार्ट जो था ना इंडिया का, जैसे बहुत गंदा मैप है, फिर से बनाते हैं जो, अरे बहुत बुरा हुआ ये तो, हाँ चलिए छोड़ो, कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो जैसे ये जो ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो वेस्टर्न पार्ट था ना इधर इन्होंने कॉटन की मिल्स लगानी चालू कर दी है ना, कॉटन डोमिनेटेड हो गया वेस्टर्न पार्ट। स्पेसिफिकली बोले ना तो ये महाराष्ट्र एंड गुजरात वाला रीजन ज़्यादा फ्लरिश करा है ना। सेकेंड आप देखेंगे ईस्ट की तरफ आते हैं ना तो बंगाल पड़ता है हमारा, है ना। तो बंगाल में इन्होंने जूट की फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया। क्यों किया? सिंपल सी बात है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और आप खुद देखो ना, बंगाल से इधर से नदी जाती है तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान था, है ना, वाटरवेज आसान था। और सेम महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ भी देखिए इस तरीके से। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। ये लोग इधर नहीं कर रहे ना सेंट्रल इंडिया की तरफ काम, या फिर उस जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें दिखाई दे रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है ना। तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन को भी अच्छा करने के लिए भी कुछ करने वाले हैं ना। तभी ये लोग रेलवेज़ हुआ या फिर वाटरवेज़ हुआ, इसीलिए उन्होंने रेलवेज़ और वाटरवेज़ के वो करी चालू, क्योंकि इनको जो इंडियन रोड्स थी ना उन पे सहायता नहीं मिली थी। अभी हम लोग उधर भी आने वाले हैं, ये तो पता नहीं क्यों मैं भटक गया थोड़ा सा, पहली बार है तो इसलिए थोड़ा सा भटकूंगा अभी, है ना। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, है ना। फिर हम लोग और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में यही है कि वो डोमिनेटेड बाई ब्रिटेन्स था, है ना। अच्छा हाँ चलो एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में देखता हूँ आगे मैंने इसकी स्लाइड बनाई है फिर नहीं बनाई है ना। हाँ बनाइए, ठीक है, बनाइए। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस। आप और कंट्रीज़ में देखेंगे जब इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है ना, जब भी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना वो नीचे जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो ऊपर आता है, और देन सर्विस सेक्टर ऊपर आता है ना। इंडिया का केस बड़ा अजीब सा था। इंडिया केस क्यों अजीब सा था वो मैं आपको बताता हूँ क्यों अजीब था। एक बहुत पिक्यूलियर मतलब एक अजीब सा या यूनिक कह लें, यूनिक केस था। रीज़न ये था, जब इंडिया की इकोनॉमी की बात आई ना, इंडिया शिफ्ट कैसे हुआ, है ना, इंडिया शिफ्ट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर थोड़ा सा नीचे गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उधर ही रहा जिधर था वहीं रहा, है ना, और सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ हो गया एकदम से, है ना। अब उसका रीज़न क्या था? उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था, जब ये मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया ना उस टाइम की थोड़ा सा बता रहा। आप खुद सोच के देखना, एग्रीकल्चर से लोग भागना चाह रहे थे, है ना, क्यों, इतनी ग्रोथ नहीं थी, और सर्विस सेक्टर में काम मिल रहा था, है ना, ज़्यादा मिल रहा था, तो वहाँ पर गए ना। बस था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब आप खुद सोचो, तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ना इतना मार्केट भी नहीं था अपने इंडिया में। तो फिर अगर कोई पैसे वाला भी है ना तो वो क्यों ही मैन्युफैक्चरिंग में अपना पैसा लगाना चाहेगा। तो लोग नहीं लगाया करते थे उस टाइम पर, पैसा नहीं लगाया उन्होंने। तो उससे क्या होता है कि जब उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं लगाया, जब पैसा उन्होंने नहीं लगाया, तो बहुत सी जो कंपनियां थी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उन पे पैसा भी नहीं आ रहा, मतलब उन पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है ना। तो फिर वो बंद होना चालू हो जाती है ना। तो फिर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डिक्लाइन करता रहा, है ना। तो अभी जब उन्हें सब्सिडीज़ मिलना चालू हुई इधर कंपनीज़ को या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या फिर फैक्ट्रीज़ को, तब जाकर उन्होंने फिर से अपना शुरू किया है, वरना उस टाइम पर तो बहुत बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा था, है ना। तो यही चीज़ था। और एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आप अगर देखो तो अगर ये एक कंट्री है तो इसमें 70% इंडिया उस टाइम पर एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी। थोड़ा सा अगर इधर लेना, अच्छा ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया है, थोड़ा सा ही अगर इधर लेना तो फिर आप लगभग 17% से 18% कर लीजिए। ये मैं मान सकता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग था, नहीं सॉरी, ये सर्विस सेक्टर था उस टाइम पर, और फिर यहाँ पर अगर थोड़ा 10% की साइड ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, ठीक है। रीजंस वही सेम थे। फिर फॉरेन ट्रेड की बात कर ले तो ब्रिटेन जो था वो पूरा फॉरेन ट्रेड को पकड़े हुए था अपने हाथों से।
जितना भी चीज़ें थी, जो रॉ मटेरियल हुआ करता था, वो आप ब्रिटेन को ही सप्लाई करो। यही ब्रिटेन की पॉलिसी थी, मतलब इंडिया से सारा माल ब्रिटेन पर ही जाएगा। पूरी पॉलिसी इन्होंने यही बना रखी थी। अगर दूसरी इनकी पॉलिसी की बात करें तो ये कुछ बहुत नॉर्मल सी जो कंट्रीज थी, जो आसपास की कंट्रीज थी, जैसे कि चाइना हो गया है ना, श्रीलंका हो गया श्रीलंका हो गया या फिर पर्सिया हो गया, केवल इन्हीं को अलाउड कर रखा था कि हाँ इंडिया इनके साथ ट्रेड कर सकती है। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये भी था कि वो अपने हक में करेगी भाई। उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री राज कर रही है, तो सिंपल सी बात है वो अपने बारे में पहले से सोचेंगे, है ना। और जब तुम ही रूल्स बना रहे हो, तुम ही रेगुलेशन बना रहे हो, तो वो अपने फेवर में ही बनाएंगे। यही ब्रिटेन ने किया, वो अपने ही फेवर में बना रहे थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फिर एक ये चीज़ देखी गई। एक और बहुत बड़ी चीज़ थी इस टाइम पर देखी गई, मेरा काफ़ी मन कर रहा है आपको बताने का, विदाउट गेटिंग टू डीप इन इट। हम नॉर्मल देखते हैं, ठीक ना। आप देखना उस टाइम पर फॉरेन ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया है ना, इंडिया अगर आप उसका एक्सपोर्ट देखोगे ना, एक्सपोर्ट तो बहुत हाई था, बहुत हाई जा रहा था एक्सपोर्ट, बहुत हाई। अब सिंपल सी बात है, आप कोई भी अगर ऊपर से देखोगे ना कि एक्सपोर्ट हाई जा रहा है, आपको लगेगा अरे उसकी ग्रोथ बढ़ रही होगी ना, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। और देखा जाए तो बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, उनकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसका बड़ा ये नहीं था, मैंने शुरुआत में बोला था कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है इंडिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड नहीं कर रहा। और रॉ मटेरियल की कीमत बहुत कम होती है ना। तो आप देखना एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है ना भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं बढ़ रही भाई, वो नीचे और जा रही है ना, वो नीचे और जा रही है। तो ये किसकी देन है भाई, किसकी देन है, किसकी? आपसे पूछता हूँ किसकी देन है, तो आप मुझे बहुत प्यार से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हमारी हो जाएगी ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, ठीक है ना। चलो ब्रिटेन को बहुत कोस लिया, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, वो तो भैया ब्रिटेन की ही देन है। अगर वो ना आते तो रेलवे नहीं मिलता, टेलीग्राफ्स नहीं मिलते, पोस्ट नहीं मिलती हमें, है ना। तो यार देखो, उन्होंने ना कोई हम पे एहसान नहीं किया ये करके कि उन्होंने हमें रेलवे दे दी। जैसा कि मैंने आपको बोला, वो वाटरवेज में बहुत अच्छे थे, है ना। बट क्या वो उन सेंट्रल एरिया की साइड थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रोड्स थी ना, रोड्स ऑल वेदर रोड्स थी नहीं इंडिया में। तो ब्रिटिश लोगों के लिए वो रोड्स कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने रोड्स बनवानी चालू करी, है ना। अपनी जो आर्मी है या फिर अपना जो मटेरियल जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रेलवे का यूज़ कर दिया, है ना। इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ्स का यूज़ कर लिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का। तो आप खुद देखो यहाँ पर इंडिया की कहाँ वो ग्रोथ की सोच रहे, कहीं से नहीं सोच रहे हैं, है ना। आप खुद देखो, जब रेलवे का भी शुरू हुआ ना, तो ये देखो, चलो सोशली में मान भी ले रहा है अच्छा, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत बहुत नीचे जा रहा था ये, बहुत नीचे जा रहा था ये इकोनॉमिकली, है ना। एट द सेम टाइम उन्होंने एक और चीज़ ट्राई की, उन्होंने वाटरवेज जैसे ट्राई किया, है ना। वाटरवेज तो आप खुद देखो यार, वाटरवेज एक्सपेंसिव होंगे, है ना। तो यही उनके साथ भी हुआ, वाटरवेज एक्सपेंसिव हुए, तो उसकी वजह से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने ये बंद करना चालू कर दिया। अगर यही रेलवे के साथ उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा होता ना, तो वो रेलवे को भी बंद कर देते, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। सेम टाइम पे जो टेलीग्राफ था, उसकी सुविधा कहाँ से इंडियंस ले रहे होंगे, जो टेलीग्राफ्स इतने महंगे ही हुआ करते थे, है ना। तो ये चीज़ थी। सेकेंड चीज़ ये थी कि जैसे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की, चलो हम लोग बात कर लेते हैं, हम फिर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों वापस आया, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये रोड से ही संबंधित है, इसलिए आप देखोगे इन्होंने जैसे मैन्युफैक्चरिंग लगाई ना, तो जूट और कॉटन की लगाई थी, वही बंगाल उधर साइड लगाई थी। रीज़न था उसका, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसान मिल रहा था, ठीक है। एट द सेम टाइम उन्होंने, आप देखो ना नीचे साउथ साइड देखना, ठीक है, साउथ साइड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और ये जो क्षेत्र था ना अपना, उधर साइड तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाई। अब मैं आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों बढ़ाई? सिंपल सी बात है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन आसान पड़ रहा था, इसलिए बढ़ाई। अब उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब साइड हम लोग जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग? खाली जगह तो वहाँ पर भी मिलती ना। रीज़न था क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा नहीं था, है ना। तो फिर आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह के लिए, है ना। अब क्योंकि उस टाइम पर ये जैसे अपना ट्रेन्स वगैरह हो गए, वो उतनी तो ज़्यादा डेवलप ही नहीं है, रोड से इतनी ज़्यादा तो डेवलप थी नहीं ना। तो फिर वो कैसे उस टाइम पर शुरू कर सकते थे। और एक और रीज़न था उसका बहुत बड़ा सा, है ना। जैसे डेमोग्राफिक कंडीशंस की जैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये भी इसी रिलेटेड है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद सोचो, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर ओवरऑल लिटरेसी रेट
उस टाइम पर 16% से कम था, है ना, 16% कम था पूरी पॉपुलेशन का। और ये मानो वहाँ की जहाँ जो औरतें हैं, मतलब जो फीमेल्स हैं, वहाँ पर तो 7% से भी कम है इंडिया का लिटरेसी रेट, है ना। अब वहाँ पर तुम पोस्ट और ये टेलीग्राफ वगैरह लेकर आए, एट द सेम टाइम मैं मान रहा हूँ कि बहुत चलो ज़रूरी रहा होगा, लेकिन इतना एक्सपेंसिव कर दोगे कहाँ से आएगा, है ना। फिर जब इतने लिटरेट है तो वो कहाँ से पोस्ट या लिखेंगे कैसे, है ना, उन्हें तो लिखना भी नहीं आता है। फिर एट द सेम टाइम तुमने इंडिया की ऐसी हालत कर दी भाई, तुम एयरबोर्न डिसीजेज हो रहे हो, तुम उनसे बचा नहीं रहे हो, तुम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो निश्चित सी बात है मोर्टेलिटी रेट हाई हो ही जाना है ना। लोग मरे जा रहे हैं बुरी तरीके से, और मोर्टेलिटी रेट हाई हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वही होता है ना कि कितने हज़ार बच्चों में से कितने बच्चे मतलब मर गए, है ना। तो आप खुद सोच के देखिए उस टाइम पर इन्फेंट मोर्टेलिटी पता क्या था, तो इमेजिन कर सकते हैं आप 218 पर 1000, 218 बच्चे था, मतलब 1000 में से 218 बच्चे मर जाया करते थे उस टाइम पर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर की थी। तो यार तुम कैसे यार कह सकते कि हमने डेवलपमेंट किया किसी भी कंट्रीज़ में, है ना। जितनी भी चीज़ें होती हैं देखने लायक, भाई उनमें तो तुम फेल ही हो रहे हो ना हर जगह से, ब्रिटिश वाले, है ना। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने मन से ही कर रहे हैं, यही हमारा कंक्लूजन भी था। और सॉरी इसलिए क्योंकि तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैं अपनी जैसे बात रखना चाह रहा हूँ तो वो थोड़ी सी आप समझिए। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं अभी नया नया हूँ, है ना, तो मुझे उतनी अच्छी तरीके से स्लाइड्स बनानी नहीं आती हैं, मुझे उतनी अच्छी तरीके से थंबनेल लगाने नहीं आते, मुझे उतनी तरीके से शायद ये मतलब कैसे ये चलता है ना, मैं शायद उतना अच्छा नहीं अभी कर पा रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन की पहले अच्छा ये बताना है, फिर ये फिर ये फिर ऐसे, फिर ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं आती है कि नंबर 1 ये होना चाहिए, फिर 2 3 ऐसे। मेरा क्या था, मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पर जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मैंने उस जगह पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, और जहाँ पर मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा सकते तो वहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये भी कोशिश करी है कि आप लोग अपना जो नज़रिया है सोचने का वो थोड़ी सा, मैं हर एक चीज़ ब्रिटिश के मैंने अगेंस्ट में शायद थोड़ा सा हार्श हो गया हूँ। हो ही जाते हैं जब हम लोग ऐसे कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, खासतौर पे एनसीईआरटी वगैरह का, तो थोड़े से हार्श हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। बट हाँ यही था जो भी था, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि हमारे हिंदुस्तान की या फिर इंडिया की हालत क्या थी 1947 टाइम पे, स्पेसिफिकली हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे। तो अच्छा हाँ एक और चीज़ कि इकोनॉमिक कंडीशन पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग आत्मनिर्भरता के ऊपर बात करते हैं ना, कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। तो अगर अगला वीडियो आया तो शायद वो अगला वीडियो होगा कि उस टाइम की आत्मनिर्भरता में, मतलब 1947 के टाइम पर जो आत्मनिर्भर बनने की या सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे थे उसमें, और जो 2019-20 के साइड जो आया था आत्मनिर्भर भारत का, वो उसमें क्या अंतर था, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और अगर इसके ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर बात ही कर लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया आप किस चीज़ें चाहते हैं, और क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा ऐसे कम करूँ ज़्यादा करूँ, या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, है ना, शॉर्ट वीडियो चाहते हो, लॉन्ग वीडियो चाहते हो, कैसा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड बाय बाय, और सी यू इन सेकंड वीडियो, ओके बाय।